Good morning, friends. My channel name is Study with Jenny. Today, study chapter is 5. Name is water. Water is a precious resources. हम बच्चों आप सब जानते हैं वाटर क्या हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज है, तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, और वाटर हमारे जीने के लिए भी बहुत बड़ी एसेंशियल है। When you think of water, when images come to your mind, जब बच्चों आपके सामने वाटर का नाम आता है तो आपके माइंड में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं। यू थिंक ऑफ रिवर्स, द वाटरफॉल्स, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। और हम वाटर के रूप में क्या क्या माइंड में आता है हमारे? रिवर्स, वाटरफॉल, पीटर पैटर्स ऑफ रेन ड्रॉप्स। व्हेन इन योर टैप्स चिल्ड्रंस लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेन पुडल्स। जब रेन आती है, जब क्या होता है कि जो वो छोटे छोटे पुडल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो पानी से भर जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको बोट फ्लोट करने में बहुत ही मज़ा आता है। बाई नून द पुडल्स वेनिस, वेयर डज द वाटर गो। और जैसे ही नून होने लगती है, पुडल में से वाटर क्या हो जाता है? वेनिस हो जाता है। तो बच्चों आप जानते हो कि वो वाटर कहाँ गया? अब हम अपना एक ग्लोसरी देखते हैं। ये है टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है? इट इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि टेरेरियम क्या होता है। अब हम उसकी एक्टिविटी देखते हैं। मेक योर ओवन टेरेरियम। तो आप टेरेरियम खुद के घर पे भी बना सकते हो बच्चों। फिल 1/4 ऑफ अ बिग जार विद सोइल एंड प्रेस इट वेल। एक जार लो और उसको 1/4 किससे? सोइल से भर दो और उसको प्रेस कर दो। पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट प्लांट्स द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट द एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम। और जो बड़े बिग बिग प्लांट हैं उनको ऊपर लगा दें और उसके अराउंड में छोटे छोटे प्लांट्स को लगाएं। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार। The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drop of water। और जैसे ही क्या है वो एवोपरेट होने लगेगा, तो जो पानी हमने दिया था वो वापस पत्तियों के और जो हमारे जार के अंदर वापस संघनित होकर जल बूंदों के रूप में गिरने लगेगा। The process by water continues changing its form and circulator between oceans। और इसी पर ऊपर करेंगे। द सन हीट causes evaporation of water into vapor। और जो सन की हीट से क्या होता है? evaporation होता है। और when the water vapor cools down it condensation and forms cloud। और जो वाटर वेपर जब कूल होता है तो उसके कंडेंसेशन से किसका फॉर्म होता है? क्लाउड्स बनते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लिट। और जब लैंड जो वाटर होता है वो लैंड और सी में किस किस रूप में आता है? रेन के रूप में आता है, स्नो के रूप में आता है और स्लिट के रूप में आता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट फ्रॉम एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। और ये प्रोसेस क्या है? लगातार चेंज होती रहती है, अपने स्वरूप को बदलती रहती है। किस किस में? फ्रॉम एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस में, ओशियंस के बीच और एटमॉस्फेयर के बीच और अर्थ के बीच क्या है? चक्कर लगाता रहता है। उसे क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है वाटर साइकिल को देखो। एवोप्रेशन हुआ, एवोप्रेशन से क्या हुआ? वाटर कूल हुआ, कूल होने से क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से किसका फॉर्म्ड हुआ? क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। और क्लाउड से क्या हुआ? जो वाटर था वो किस रूप में नीचे आया? प्रिसिपिटेशंस के रूप में वाटर नीचे आया। तो बच्चों आपने देखा कि ये वाटर साइकिल है, इसी प्रकार से ये लगातार
कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, वाटर साइकिल चलता रहता है। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, हमारी अर्थ भी किसकी तरह, एक टेरेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरी अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे, और हम देखते हैं कि सेंचुरी मतलब शताब्दियों पहले भी वाटर क्या था, स्टिल था, अस्तित्व में था, और आज भी एग्जिस्ट है वाटर। द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव flowed down the Amazon rivers 100 years ago। तो आज हम जो इरिगेट करते हैं हरियाणा के अंदर, जो सिंचाई करते हैं, जो वाटर है, वो पहले कौन से रिवर में होता होगा, अमेजोन रिवर में। लेकिन आप बच्चों जानते हो सैकड़ों साल पहले वो अमेजोन रिवर में बहता था, लेकिन वो अमेजोन रिवर से हमारे यहाँ तक हरियाणा तक कैसे आया इरिगेशन करने के लिए। तो आप बच्चों सोच सकते हो कि ये वाटर साइकिल है। हो सकता है कि जो एवोप्रेशन हुआ हो जिससे वाटर कूल हुआ हो, वाटर कूल होने से कंडेंसेशन हुआ हो, कंडेंसेशन से क्या है, जो बादलों का निर्माण हुआ और उससे क्या हुआ, वर्षा के रूप में जल जमीन पे आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने जान लिया। अब हम आगे आते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, द रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। और क्या है, वाटर किस किस फॉर्म के रूप में होता है, मेजर सोर्सेज फ्रेश वाटर के कौन कौन से होते हैं, रिवर्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स होते हैं। द ओशियन बॉडीज, द सीज कंटेन सैल्टी वाटर, और जो सी और ओशियंस होते हैं उनका वाटर कैसा होता है, लवणीय होता है, सोल्टी होता है। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज सोल्टी और सेलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्स साइलेंट्स। और क्या होता है, जो लवणीय जल होता है वो अधिकांश कहाँ पर पाया जाता है, महासागरों में, समुद्रों में पाया जाता है। और इनमें से जो सोल्टी लवण होता है, मोस्ट ऑफ द सोल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सोल्ट दैट यू ईट। और इनमें अधिकांश जो नमक होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है, वो क्या है, हमारे खाने में यूज होने वाला सोल्ट होता है। अब हम आगे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ आवर सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। बच्चों आप जानते होंगे कि हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जल ही जल है। कितना जल पाया जाता है हमारी पृथ्वी की सतह पर, 3/4, 3/4 भाग हमारा अर्थ का किससे ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्केर्सिटी। फिर भी बच्चों हम आए दिन सुनते हैं कि जो हमारी लैंड है, उस हमारी अर्थ की लैंड है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनको किस प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, वाटर स्केर्सिटी का, कि पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। बच्चा ऐसा किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर तो जल ही जल है। Is all the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in percentage। तो हमें एक नीचे टेबल दी गई, उस टेबल के द्वारा बच्चों इसको हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो जल हमें अवेलेबल है, तो वो पीने के योग्य कितना जल है। फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, तो फिर फ्रेश वाटर कम है तो सबसे ज़्यादा कौन सा वाटर है, सोल्टी वाटर है। इससे टेबल से पहले हम देखेंगे, डू यू नो, जो फैक्ट्स दिया गया है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सोल्ट ग्राम्स present in 1000 gram of water। The average of salinity of the oceans is 35 parts per 1000। क्या होती है, जो जल में जो लवणता मौजूद होती है, जो सैलिनिटी होती है, वो 1000 ग्राम पर मौजूद नमक की मात्रा होती है। और एवरेज साइलेंटी, ओशियन की एवरेज साइलेंटी कितनी होती है, 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। अब हम टेबल्स देखते हैं बच्चों। ओशियंस कितने, 97.3%, और आइस कैप्स 0 to
0.0 है, ग्राउंड वाटर 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक्स कितनी है 0.009, इनलैंड सीज एंड सोल्ट लेक्स वही उसके बराबर ही है 0.009 है, एटमॉस्फेयर में 0.0019 है, रिवर्स में 0.001 है। तो हमने देखा कि हमारा सैलिन वाटर कितना है, और फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर हमने देखा कि ना के बराबर ही है। अब हम देखते हैं एक फैक्ट इसमें, डेड सी इज इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। जो डेड सी है वो कहाँ पर है, इजराइल में है, पर उसकी जो वाटर की सैलिनिटी कितनी है 340 ग्राम पर लीटर है। और स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। और जो क्या होते हैं, जो स्विमर होते हैं उनके लिए क्या है, ये जो ये सोल्टी वाटर है ये क्या करता है, नमक की अधिकता होने के कारण उसको और डेंस बना देता है। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक 2 liters ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या है, 2 लीटर वाटर लीजिए और उसको टोटल वाटर को सरफेस ऑफ द वाटर, मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। और 12 चम्मच जो वाटर एक अनदर बाउल में निकाल लीजिए। द वाटर दैट लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द सोल्टी वाटर फाउंड इन ओशियंस एंड सीज। और जो क्या है, जो पीछे जो वेसल में 12 चम्मच वाटर निकालने के बाद जो वाटर बचेगा वो क्या हो जाएगा, सोल्टी वाटर हो जाएगा। तो बच्चों आप इस बात से गैस कर सकते हो कि हमारी अर्थ के ऊपर कितना सोल्टी वाटर और कितना फ्रेश वाटर है। तो हमने देखा कि फ्रेश वाटर क्या है, ना के बराबर है। तो बच्चों ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी करके देखिए। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। और वाटर क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है जीने के लिए। जैसे कि हमें किसकी नीड होती है, सर्वाइवल करने के लिए फूड की नीड होती है, उसी प्रकार वाटर भी एक एसेंशियल फॉर सर्वाइवल है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। क्या है, वाटर ही अकेला ऐसा है जो हमारी प्यास बुझा सकता है। चाहे हम कितने भी ड्रिंक्स पी लें, अदर हमें पीने के लिए चाहे छाछ दही कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन हमारी प्यास तो सिर्फ कौन बुझाता है, वाटर ही बुझाता है। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग इन प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। क्या है कि हमें वाटर को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रीशियस रिसोर्सेज है, हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। देखो ये कुछ पेपर की कटिंग दिखाई गई है, इसमें बताया गया है कि व्हाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बच्चों आप जानते हो कि हमारे लिए वाटर क्यों ज़रूरी है। तो हमने अभी जाना था कि वाटर क्या है हमारे लिए, वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्सेज है, और वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल है। ये सभी एनिमल्स के लिए, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। अब है सजेस्ट सम वे इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन योर होम और इन योर स्कूल। तो आप बच्चों बता सकते हो कि अपने वाटर को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको बचा सकते हैं। इन योर होम, आप अपने होम में किस प्रकार बचा सकते हो। जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें अपने टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और हम जब सब वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करते हैं उस वाटर का यूज हमें किस में करना चाहिए, अपने प्लांट्स में, पेड़ पौधों में करना चाहिए। और इस प्रकार से हम अपने घर के ऊपर अपने वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। और इन योर स्कूल, अपने स्कूल के अंदर आप किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हो वाटर, क्यों अवॉइड फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट अननेसेसरी। जो हमारे टॉयलेट वगैरह में जो पानी वेस्ट बह रहा होता है उसके हमें टैप बंद कर देना चाहिए। अदर कहीं पानी का नल खुला हो तो हमें बंद कर देना चाहिए। There is something magical about walking bare feet on the seashore। कि आप
आपने देखा होगा, आप बीच पर गए होंगे तो कभी नंगे पैर चले होंगे तो आपने देखा होगा कितना मैजिकल लगता है आपको। The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of salt in the air and music of the waves। क्या बताया कि जो वेट सैंड होती है बीच के ऊपर, जो कूल ब्रीज बह रही होती है, सी बर्ड्स जो चहचहा रहे होते हैं, और जो हमारा सोल्टी वाटर है उसकी स्मेल आ रही होती है हवा के साथ, और जो हवाएं हैं उनका म्यूजिक कितना, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटेड, और हमें वो कितना सम्मोहित करने वाला, कितना आकर्षित करने वाला लगता है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स और ओशियन वाटर्स कीप मूविंग कंटिन्यूसली। हम जानते हैं कि जो वाटर, जो पॉन्ड्स और लेक में जो वाटर होता है वो कितना काम होता है, कितना शांत होता है, बट उसके अपोजिट जो ओशियन वाटर्स होता है वो क्या होता है कि कीप मूविंग कंटिन्यूसली, लगातार गति करता रहता है। इट इज नेवर स्टिल, वो कभी भी चुप नहीं रहता या लगातार वो बहता रहता है। द मूवमेंट्स द अक्योर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, और जो ओशियंस का जो वाटर होता है उसको वेव्स के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। जो ओशियंस की जो मूवमेंट्स है उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है। वेव्स है, टाइड्स है और करंट्स है। और ये नीचे किसकी पिक्चर दी गई है बच्चों? ये पैसिफिक ओशियंस है, हमारा प्रशांत महासागर को दर्शाया गया है इसमें। अब आते हैं हम अपने फैक्ट पे। March 22 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water is reinforced in different way। और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की बहुत सारी विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा वेव्स। Waves, you are playing throw ball on the beach and the balls falls into the water, what happens? हाँ बच्चों, कई बार बीच पे गए होंगे, वहाँ पर जब हम क्या है प्लेइंग करते हैं बॉल से तो क्या होता है, उसके अंदर हमारी बॉल चली जाती है। तो what happened? It is fun to watch how the ball get washed back to the shore by the waves। और तो क्या होता है कि बहुत ही मनोरंजक होता है, और जो हमारी तरंगों के साथ हमारी बॉल क्या है वापस किनारे पर आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। और जब महासागरीय जल क्या होता है सतह पर आता है और उसका गिरना और उठना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो कहलाता है महासागरीय सतह पर आता है, उसे वेव्स कहते हैं। और अब हम फैक्ट पे आते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो द बिगर एंड द वेव बिकम्स। और जब जो क्या है ओशियन वेव्स होती हैं वो क्या विंड के साथ ब्लो करती हैं तो तब क्या होती हैं, वेव्स उत्पन्न होती हैं। और जो स्ट्रोंगर वेव आती है, स्ट्रोंगर जो विंड आती है उससे क्या होती है, तरंगे और भी बड़ी हो जाती हैं। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves। और जैसे स्टॉर्म आता है तो विंड्स क्या होती हैं, बड़ी हाई स्पीड पर बहना स्टार्ट होने लगती हैं। These may cause tremendous destruction। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही भयंकर विनाश होता है। An earthquake, a volcanic eruption और वाटर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियंस वाटर। और क्या होता है जब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है और जो अंडर वाटर के अंदर लैंडस्लाइड्स आता है तो क्या होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में ओशियन वाटर शिफ्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ हुज टाइडल वेव कोल्ड सुनामी। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो हुज टाइडल आता है उसकी वेव क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती है। दैट मे बी हाई एज 50 मीटर इज फॉर्म्ड। और ये कितनी मीटर हाई होती है, 50 मीटर। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। और जो लार्जेस्ट सुनामी आया था उसको मेजर किया गया तो कितना हाई था, 150 मीटर हाई था।
दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर हावर। और जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं कितनी स्पीड से, 700 किलोमीटर पर हावर। द सुनामी ऑफ 2004 caused वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। और जो 2004 में जो क्या सुनामी आई थी वो किसका कारण बनी थी कोस्टल एरियाज के ऊपर, वो बहुत बड़े विनाश का कारण बनी थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड का, वो क्या है, सबमर्ज्ड हो गया था सुनामी आने के कारण। डू यू नो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज सुनामी। क्या होती हैं, जो सुनामी होती है वो एक जैपनीज वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है, हार्बर वेव्स होता है। और हार्बर वेव्स क्या करती हैं, जब सुनामी आती है तो हार्बर्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हम देखते हैं सुनामी द अर्थ पेंडामोनियम tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Oceans on the 26 December 2004। 26 दिसंबर 2004 में क्या है, बहुत ही विशालकारी क्या आया था, सुनामी आया था। और द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक दैट हैड इट्स एपिक सेंटर क्लोज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। और जो ये अर्थक्वेक था ये किसकी बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा के पास आया था, उसका एपिक सेंटर उसके बिल्कुल नज़दीक था। तो बच्चों हमने पीछे चैप्टर में भी जाना था, जो अर्थक्वेक आता है वो एपिक सेंटर के आसपास क्या होता है, ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वाज 9.9 ऑन द रिएक्टर स्केल। और इस अर्थक्वेक को जब रिएक्टर स्केल पर मापा गया तो ये कितना था, 9 पॉइंट। और बच्चों आप जानते हो कि 6 के ऊपर ही जो चीज़ें हैं वो क्या है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 9 के ऊपर तो कितना भारी डिस्ट्रक्शन हुआ होगा। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द ब्रह्मा प्लेट देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कोजिंग द अर्थक्वेक। क्या है, सडन जो इंडियन प्लेट थी वो क्या है, ब्रह्मा प्लेट में घुस जाने के कारण जो सडन मूवमेंट हुआ उसका कारण क्या बना, अर्थक्वेक आया। द ओशियन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 से 20 मीटर एंड टाइडल इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। और क्या हुआ उससे कि ओशियन की सतह पर क्या हुआ, जो अर्थक्वेक आया। और a huge mass of ocean's water flow to fill the gap that water being created by a displacement। और उस जो बड़ा भारी जो गैप हो गया था अर्थक्वेक की वजह से, तो उस गैप को भरने के लिए उथल पुथल हुई। दिस मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ द वाटर mass from the coastlines of the land masses in the south and the southern Asia। और इससे क्या हुआ कि जो हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तट थे उनका जल क्या है, वहाँ से हटने लगा। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट ब्लो द ब्रह्मा प्लेट द वाटर मॉस रस्ड बैक टुवार्ड्स द कोस्ट लाइन। और भारतीय प्लेट के ब्रह्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर क्या हुआ, जो जल था वो वापस कहाँ पर लौटा, समुद्र तट के ऊपर लौटा, शोर के ऊपर लौटा। पर सुनामी ट्रेवल्ड एट स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर हावर कंपेरेबल टू स्पीड कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट द एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशियन। और क्या है कि जब वो सुनामी कितने किलोमीटर प्रति घंटा से आई थी, 800 पर किलोमीटर पर हार आई थी। और उसकी जो कंपैरिजन है किससे किया गया, जो हमारे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं उनकी जो मूवमेंट उनकी गति से किया गया। इसका रिजल्ट क्या निकला, जो हमारे इंडियन ओशियंस है वो क्या है, पूर्ण रूप से डूब गया था। द इंडियन पॉइंट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क्ड इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट
of India got completely submerged. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Iceland and Sri Lanka, the wavelength decreased with decreased depth of water. और क्या होने लगा, जो अर्थक्वेक की जो मुंह मुंह का एपिक सेंटर था वो क्या है, जब हमारे सुमात्रा में क्या आया था, अर्थक्वेक आया था, और उसकी एपिक सेंटर की जो वेव्स थी वो क्या है, सुमात्रा से कहाँ पर टुवार्ड कर रही थी, अंडमान निकोबार आइसलैंड और श्रीलंका की ओर बढ़ी। तो क्या हुई, वेव्स की जो हाइट थी वो क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। और वेव्स के डिक्रीज होने के कारण द ट्रेवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 900 किलोमीटर पर हार थी, वो लेस होके कितनी हो गई, 70 किलोमीटर हो गई पर हार। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, और पर हार सुनामी की गहराई कितनी थी, 3 किलोमीटर थी। फ्रॉम द कोस्टल किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैख ऑफ हाउसेज। और इससे क्या हुआ कि 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1 लाख से ज़्यादा घर भी अफेक्ट हुए। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कोस्टल एरिया इफेक्ट हुआ था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे इंडिया में। व्हाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस, इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3 आवर नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। और क्या है, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की क्या है, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सुनामी आती है उसके बारे में हम 2 या 3 आवर पहले जान सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग systems are placed across the Pacific Oceans but not in Indian Oceans। लेकिन क्या है कि जो इस सुनामी के बारे में जानने के लिए जो सिस्टम्स हैं वो कहाँ पर लगाए गए हैं, हमारे पैसिफिक ओशियंस में लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा हमारे इंडियन ओशियंस में नहीं किया गया है। सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशियंस एज द सिस्मेसिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू आ पैसिफिक। ये ऐसा क्यों नहीं किया गया है कि जो हमारा इंडियन ओशियंस है उसमें सिस्मेसिक एक्टिविटी कम होती है, किसकी कंपैरिजन में, पैसिफिक ओशियंस के कंपैरिजन में उसमें सुनामी कभी कभार ही आती हैं। टाइड्स, अब हमारा टॉपिक है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। तो बच्चों आप ये लोग तो जानते ही होंगे कि टाइड्स क्या होता है, दिन में कितनी बार आता है, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आता है। हम अपनी जो टाइड की डेफिनेशन जानेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रंस आपके लिए ये। तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड अ टाइड। दिन में 2 बार नियम से क्या है, ओशियन वाटर्स का राइज होना और फॉल होना क्या कहलाता है, टाइड कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द सोयर बाई राइजिंग ऑफ इट्स हाइट्स लेवल। जो क्या है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जल उठकर क्या करता है, जल के बड़े तट को क्या करता है, डुबो देता है, शोर को डुबो देता है, तो क्या कहलाता है, वो हाईएस्ट टाइड कहलाता है। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द सोयर। तो क्या होता है, लो टाइड क्या होता है बच्चों, जब जल अपने लो लेवल के ऊपर आ जाता है और क्या करता है, जो सोयर को क्या करता है, सोयर के पीछे चला जाता है, तट के पीछे चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा लो टाइड और हाई टाइड में डिफरेंस।
अब ये पिक्चर दी गई है, इसमें 2 टाइप के क्या दिखाए हैं, टाइड दिखाए हैं। एक है नीप टाइड और दूसरा है स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड किस प्रकार से आता है, जब सन मून अर्थ तीनों क्या होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं, तो स्प्रिंग टाइड आता है। और नीप टाइड कैसे आता है, जब सन अर्थ और मून क्या होता है, अर्थ से दूर होता है, तो नीप टाइड आता है। अब आगे आते हैं हम। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सटीड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कोजेज द टाइड। तो चिल्ड्रंस, आप लोग जानते हैं कि जो टाइड्स हैं वो किस कारण से आते हैं, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोजेज हाई टाइड। और जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर वो क्या है, मून के क्लोजर होता है और उसको पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस करता है। तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स किसका कारण बनता है, हाई टाइड का कारण बनता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ आर द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट। और जब फुल मून आप जानते हो बच्चों पूर्णिमा को कहा जाता है और न्यू मून अमावस्या को कहा जाता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होते हैं तब सन मून और अर्थ क्या होते हैं, एक सेम लाइन में होते हैं, एक सिद्ध में होते हैं। तो क्या होता है, बड़े बड़े ज्वार आते हैं, टाइड्स आते हैं। दीज टाइड्स आर कोल्ड स्प्रिंग टाइड्स। और इन टाइड्स को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। और जब मून क्या है अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशियन वाटर्स गेट ड्रोन इज डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन अ लो टाइड। तो क्या है, मून क्या है अपने फर्स्ट और जो लास्ट क्वार्टर में होता है, तो ओशियन वाटर्स को क्या करता है, अपने अपोजिशन डायरेक्शन में क्या है ग्रेविटेशनल करता है। तो उससे क्या है, सन और मून में के रिजल्ट के कारण क्या होता है, लो टाइड आते हैं। दीज टाइड्स आर कोल्ड नीप टाइड्स। और इनको क्या कहा, इन टाइड्स को क्या कहा जाता है, नीप टाइड्स कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर जाना स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड को। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड होते हैं वो हमारी किस में हेल्प करते हैं, नेविगेशन में, नौ संचालन में हमारी हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। और जो वाटर लेवल होता है वो क्या, द राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। जो हाई टाइड होती है हमारी किस में हेल्प करते हैं, नौ संचालन में हमारी हेल्प करते हैं। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। और ये क्या करते हैं, जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। वाटर लेवल होता है ये हमारे कहाँ तक, किसके क्लोज ले जाते हैं, सोर्स के। दिस हेल्प्स द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। और इससे क्या होता है कि जो हमारे शिप्स होते हैं, जो हमारे हार्ब्स होते हैं वो क्या है, सोयर के निकट पहुंच जाते हैं इजीली। द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग। जो हाई टाइड है वो हमारी किस में हेल्प करते हैं, फिशिंग में भी हेल्प करते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। और क्या होता है, मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द सोयर ड्यूरिंग द हाई टाइड। जब हाई टाइड आता है तो क्या होती हैं, फिशिंग भी जो है वो क्या है, सोयर के किनारे आ जाती हैं। द इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। और इससे क्या होती है, मछुआरे ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है हाई टाइड की वजह से। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। और कई प्लेसेस पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी की जाती है जब टाइड्स क्या होते हैं, राइज और फॉल होता है उनके वाटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। फिर आते हैं हम ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। और
ओशियन करंट्स के बारे में जानेंगे। इसमें ओशियन करंट्स क्या होते हैं? एक निश्चित दिशा में ओशियन सरफेस के ऊपर नियमित रूप से बहने वाली क्या होती हैं? जल की धाराएं होती हैं। द ओशियन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। ओशियन करंट्स क्या हो सकती हैं? मे बी कोल्ड हो सकती हैं, वार्म हो सकती हैं, पर जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। पर जनरली जो वार्म ओशियन करंट्स होती हैं वो कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? किसके नियर? इक्वेटर के नियर। एंड मूव टुवार्ड्स द पोल्स, और किसकी ओर मूव टुवार्ड्स करती हैं? पोल्स की ओर बहती हैं, प्रवाह करती हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड। तो क्या होती हैं? कोल्ड करंट्स होती हैं, वो क्या है? जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो ध्रुवों से जो हाई लेटीट्यूड से और निम्न लेटीट्यूड की ओर क्या होती हैं? फ्लो होती हैं, प्रवाहित होती हैं। द लेब्रर ओशियंस करंट इज कोल्ड करंट। जो लेब्रर ओशियन करंट है वो कौन सी करंट है? कोल्ड करंट है। वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या है? वार्म करंट है, गर्म जल धारा है। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। और जो ओशियन करंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। वार्म करंट्स ब्रिंग्स अबाउट वार्म टेम्परेचर। जो वार्म करंट्स होती हैं वो टेम्परेचर को वार्म बना देती हैं लैंड सरफेस के। द एरियाज वेयर द वार्म्स और कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ पर क्या है? गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो वो क्या प्रोवाइड कराती हैं? वहाँ पर सबसे अच्छा मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बनता है या माना जाता है। अब हम मैप देख रहे हैं। इस मैप के अंदर क्या दिखाया है? ओशियन करंट्स दिखाई गई हैं। जो ब्लू कलर में है वो कोल्ड करंट्स हैं और वार्म करंट्स हैं वो रेड कलर में दिखाई है। बच्चों आप देखो, इक्वेटर के ऊपर मोस्टली किसको दिखाया गया है? वार्म करंट्स को दर्शाया गया। और इक्वेटर के नीचे किसको दिखाया गया है? कोल्ड करंट्स को दिखाया जाता है। रेयरली ही कोई वो कोल्ड करंट्स हैं इक्वेटर के ऊपर। नहीं, मोस्टली कौन सी करंट्स पाई जाती हैं इक्वेटर के ऊपर? जो वार्म करंट्स पाई जाती हैं और कोल्ड करंट्स मोस्टली इक्वेटर के नीचे पाई जाती हैं। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। और मत्स्य उत्पादन का सबसे अच्छे जो जगह हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जापान है और ईस्टर्न कोस्ट है और नॉर्थन अमेरिका इसके एग्जाम्पल्स हैं। द एरिया वेयर्स अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और क्या है कि जो एरिया है, जो वार्म एंड कोल्ड करंट्स हैं वो क्या है? वहाँ पर एक क्या होता है? फोगी वेदर बन जाता है। इससे किस में डिफ़िकल्टी होती है? नेविगेशन में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वहाँ पर नौ संचालन करना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू चिल्ड्रंस, क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो चैनल है उसको क्या शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और मेरे को बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम चिल्ड्रंस अपने क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिसिपिटेशन क्या है? तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था प्रिसिपिटेशंस क्या है। प्रिसिपिटेशंस इज द डिपोजिशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन टू द अर्थ सरफेस। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, फ्रोस्ट, फॉग, स्लीट और स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वाटर साइकिल? तो वाटर साइकिल क्या है बच्चों? हमने जाना था, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वेव्स को? हाई स्पीड विंड्स, अर्थक्वेक, वैल्केनिक इरप्शंस एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फैक्टर्स अफेक्ट इन द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर? तो टेम्परेचर, रोटेशन ऑफ द अर्थ, व्हाट आर टाइड्स और हाउ और आर दे कॉज्ड, द rhythmic rise and fall of ocean water, twice is called a tide। ये टाइड की डेफिनेशन है बच्चों, मैंने पहले भी बताया आपको। टाइड्स आर caused due to the gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth surface। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स क्या हैं? ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर्स। अब हम टिक द करेक्ट आंसर्स को देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट फ्रॉम एंड सर्क्यूलेट्स बिटवीन ओशियंस एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो क्या है? वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द वार्म ओशियंस करंट्स ओरिजिनेट नियर, किसके नियर ओरिजिनेट होते हैं वार्म करंट्स? इक्वेटर। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियंस वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग। कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक, कैस्पियन सी क्या है? लार्जेस्ट लेक। टाइड इज periodic rise and fall of water, tsunami is strong seismic waves, ocean currents streams of water moving along definite paths। और thank you for watching childrens।